आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप एक वीडियो देखिए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन का लेखा जोखा इस वीडियो में है और ज़्यादा विस्तार से मैं अभी आपसे बात करती हूँ। पहले वीडियो दिखाइए, फिर से करिए, ऑडियो नहीं आया शुरू से। ये छोटा सा रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बाद आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ये 100 दिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान। प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया। हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार
यू टर्न का प्रतीक हैं। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो या इंजन पटरी से ना उतरा हो या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल हैं, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, एक नहीं दो नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें हुई। पिछले 100 दिन में 38 रेल हादसे इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी लफ्फाजी की जाएगी, रेल को हम ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन असलियत यह है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो। 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। समझाइएगा उनको जाकर कि ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद इस देश ने इससे पहले तो ये कभी देखा ही नहीं था और हमने ऐसे ऐसे वाकये देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स के। नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे। इस देश का संसद टपक रहा था, नया संसद जो बना है, और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। असलियत यह है कि अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत पे बना, उसमें दरारें आ गईं। असलियत यह भी है कि सुदर्शन सेतु जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, उसमें दरारें आ गई। और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मूर्ति का अनावरण दिसंबर 2023 में किया, वो 8 महीने भी नहीं चल पाई और वो मूर्ति टूटकर गिरी नहीं। इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव, शिवाजी का जो अपमान नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अपने भ्रष्टाचार से किया, वो ना महाराष्ट्र भूलेगा ना ये देश भूलेगा। ताश की पत्तियों की तरह एक के बाद एक संसाधन टूट रहे थे। कितनी ही सड़कें, कितने ही पुल टूट टूट कर गिर गए। और यह अनेक्शर के साथ हम आपको दे रहे हैं, इसमें सारे हादसे क्रमवार तरीके से, डेट वाइज तरीके से लिखे गए हैं। और तो और आस्था का प्रतीक श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बना, उसके भी गर्भगृह में पानी टपक रहा था। कौन है ये भ्रष्टाचारी जिनसे आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? कौन जवाबदेही तय करेगा? चाहे वो नया संसद हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो सेतु हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो। ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार टूट टूट के गिर रहा था। मैं चौथी बात करना चाहती हूं और यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विषय है, और वो है आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जम्मू कश्मीर में जाकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस डोडा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे 48 घंटे पहले, उसी जम्मू कश्मीर के, उसी जम्मू के किश्तवाड़ में हमारे 2 सैनिक शहीद हो रहे थे। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं।
और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं। आप तो शांति बहाली की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि आप कश्मीर में, न श्रीनगर में, न अनंतनाग राजौरी में, न बारामूला में चुनाव लड़ने लायक थे। आप तो शांति की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि 21 आतंकी हमले हुए, 26 आतंकी हमले हुए, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। और यह मैं दावे से कहती हूं, नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करने से बाज नहीं आते हैं, ढूंढ ढूंढ के एटलस पर देश ढूंढते हैं, कहां जाऊं अब मैं, किसको बर्थडे ग्रीटिंग दूं। 26 आतंकी हमले, और ये मैं 100 दिन की बात कर रही हूं। 2019 से आतंकी हमलों की सिलसिलेवार ये एनेक्शर में हम शेयर करेंगे, देखिएगा। एक श्रद्धांजलि का शब्द, एक संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता नहीं है। ये हमले डोडा में हो रहे हैं, रायसी में बस अटैक पर, बस पर हमला हुआ, पुंछ में हमले हो रहे हैं, किश्तवाड़ पे हो रहे हैं। तमाम ऐसे हमले हैं जो लगातार होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मुंह से न श्रद्धांजलि का, न संवेदना का एक शब्द निकलता है। और आज सवाल यह है कि कानून व्यवस्था डायरेक्ट एलजी के अंतर्गत आपके अंडर है। क्या कानून व्यवस्था है? 26 आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही सेट हो? जो 21 हमारे जांबाज शहीद हो गए, उनके परिवारों की आंख में आंख डालकर आप एक शब्द बोल सकते हैं? यह है आपका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 26 आतंकी हमले। उसके बाद हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की। इस देश की आधी आबादी ने बड़े विश्वास से आपको 2014 में चुना था, लेकिन इस देश की आधी आबादी के साथ जो आपने, आपकी सरकारों ने, आपके गुर्गों ने किया, वो अक्षम्य अपराध है। हर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, हर व्यक्ति को आक्रोश आना चाहिए, लेकिन 100 दिनों में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं। 157 पीड़िताएं हैं इसमें। आपके शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जिस शहर में है, उस शहर के चौराहे पर सार्वजनिक रूप से बलात्कार होता है, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोलते। आप बंगाल पर बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन आप बदलापुर पर नहीं बोलते, आप बिहार पर नहीं बोलते, आप उत्तराखंड पे नहीं बोलते, आप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पर नहीं बोलते। लेकिन आप कैसे बोलिएगा? क्योंकि आप तो वही है ना जो देश की बेटियों का यौन शोषण करने वालों के साथ लगातार खड़े रहे। और जब वो यौन शोषण करने वाला चार्जशीटेड आरोपी आज भी हमारी बेटी को बदनाम करता है, उसका चरित्र हनन करता है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी पार्टी से निकाल बाहर करिए। आपके 100 दिनों में न अनपढ़ मजदूर खेत में सुरक्षित है एक महिला, न स्कूल में नाबालिग बच्चियां सुरक्षित है, न कामकाज करने वाली महिलाएं सुरक्षित है, न मेले से आने वाली औरतें सुरक्षित है। तो सुरक्षित कौन है? इन 157 पीड़िताओं को आप क्या कहेंगे? 100 दिनों का फलसफा महिलाओं का यह है। आपका जो झुंझुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी असलियत यह है कि आप बेटी को बचाने, बेटी को पढ़ाने के बजाय हर बार संरक्षण आरोपियों को देते हैं। आपके नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जघन्य गैंगरेप का मामला सामने आता है। बीजेपी की आईटी सेल के लड़के उसमें पाए जाते हैं, उनको बेल मिलती है तो उनका आजादी के मतवालों की तरह स्वागत होता है, केक काटा जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। यह है आपका 100 दिन का फलसफा महिला सुरक्षा को लेकर। इसके बाद बात करनी पड़ेगी युवाओं की, क्योंकि युवाओं के बारे में बात किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, और यह है आपकी उनके लिए प्लान, यह है आपके उनके लिए संयोजनाएं। इन 100 दिनों में लगातार पेपर लीक हुए हैं, इन 100 दिनों में इम्तिहान कैंसिल हुए हैं, इन 100 दिनों में आपकी विफलताओं का पुलिंदा यह है कि स्टूडेंट्स रोते रहे, मां बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे गाजर मूली की तरह बसों ट्रेनों में भरकर जाते हैं, इम्तिहान देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नीट में धांधली के, धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए।
आपने नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया, आपने यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ इसलिए एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट का इम्तिहान कैंसिल हुआ, एनसीईटी का पेपर लीक हुआ, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और यह मैं सिर्फ 100 दिनों की बात कर रही हूं, क्योंकि 10 साल के फलसफा में तो सीबीएसई का इम्तिहान भी लीक हो गया। 10 साल का फलसफा तो यह है कि आपके लोग पेपर लीक के घोटाले, उनके स्कैम, उनके स्कैंडल में लिप्त पाए जाते हैं। जिस देश के लोग, भारत में पढ़े लिखे बच्चे, भारत में पढ़े लिखे युवा विश्व में डंका बजाते हैं जाकर, आज आधी सिलिकॉन वैली भारत की पढ़ी लिखी है। भला हो जवाहरलाल नेहरू का, भला हो कांग्रेस की सरकारों का, जिन्होंने ऐसे स्कूल, ऐसे संस्थान बनाए जहां पर लोग पढ़ लिख कर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आईबीएम से लेकर गूगल तक के हेड हैं। यह प्रणाली थी शिक्षा की हमारे अंतर्गत। आपकी प्रणाली और आपका फलसफा यह है कि नीट जैसा इम्तिहान भी लीक होता है, आपको एक के बाद एक पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है। इसके बाद जरूर बात करनी पड़ेगी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की। यह अर्थव्यवस्था का फलसफा है। रुपया आपको मिला था 60 पर, 58 पर असल में 2014 में, आपने उसको 84 पे पहुंचा दिया। पिछले 100 दिनों में आपने हजारों लाख करोड़ फूके किसी तरह से रुपए को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी रुपया आज 84 प्रति डॉलर के आसपास है, 82 पर था 100 दिन पहले। यह असलियत है। असलियत यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका बहुत ढोल आप पीटते थे, वो लगातार गिर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं है। बेरोजगारी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यह देश की अर्थव्यवस्था का हाल है। और महंगाई की मार सहे बिना तो बात कैसे होगी। महंगाई डायन खाए जात है, बड़ा गाना था, उस गाने में एक लाइन और ऐड करिए, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। यह महंगाई का फलसफा है। महंगाई का यह हाल है कि चुनाव होते ही टोल टैक्स आपने 15% बढ़ाया, दूध के दाम आपने तुरंत बढ़ाए, सीएनजी का दाम बढ़ाया, आटा का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया। आपने कमर्शियल गैस का सिलेंडर करीब करीब 50 रुपए 2-2 बार करके महंगा किया। आपने मिडिल क्लास पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन जैसी वार करी। यह आपका असलियत है। यह महंगाई की मार है। जो देखना चाहे वो जरूर देखे। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आपने सस्ता किया है पिछले 10 सालों में। 100 दिनों में आपने आटा, दही, दाल, दूध, कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी, टोल टैक्स, सबके दाम बढ़ाए हैं। और फिर बात तो करनी पड़ेगी आपके सबसे परम प्रिय दिल के टुकड़े अडानी की। सेबी और अडानी, ये दो चीजें हैं जिस पर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। इस देश की मार्केट रेगुलेटर पे गंभीर आक्षेप लगे हैं। इस मंच से पर्दाफाश किया गया है उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कैसे उनके चयन में अनियमितताएं बरती गईं, कैसे उन्होंने अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। लेकिन आप आज भी उनको अपने पद पर इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलती जाएंगी अगर आप उनको हटा देंगे। लेकिन हटाना तो आपको पड़ेगा सेबी चीफ को। अडानी के ऊपर, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या वो कीनिया हो, गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप उनके हवाई जहाज में उनको गले लगाए हर जगह घूमेंगे। आपकी विदेशी दौरे अडानी को धंधा, अडानी को कारोबार दिलाने के लिए किए जाते हैं। यह असलियत है आपकी। यह सेबी और अडानी का वो महाघोटाला है जिस पर आप मुंह नहीं खोल पाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगी लद्दाख की। आपके वहां के सांसद ने, आपके वहां के काउंसलर्स ने, जब तक आपके सांसद थे अब नहीं है, उन्होंने लगातार लद्दाख के मुद्दे को उठाया। लद्दाख के लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं। चरवाहों ने कहा जहां तक हम पहले जा पाते थे नहीं जा पाते, चीन अतिक्रमण करके बैठा है। 21 कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में चीन बार बार यह कहता है, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं। आप चीन का नाम नहीं ले पाते, यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की बरकरार नहीं कर पाते। और असलियत यह है कि पूरा का पूरा लद्दाख आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरता है और आज पैदल मार्च दिल्ली के लिए कर रहा है। क्या करिएगा,
लद्दाखियों के लिए भी सड़कें खुदवा दीजिएगा, किले गड़वा दीजिएगा, सीमेंट की चट्टानें लगवा दीजिएगा, आंसू गैस के गोले छोड़िएगा, लाठियां बरसाइएगा, जो इस देश के किसानों के साथ किया। यह लद्दाख की स्थिति है। लेकिन आपकी असली विषमता, आपका असली विफलता, आपकी असली निष्ठुरता, आपका असली फेलियर तो असल में मणिपुर पर है। पर्दे के पीछे छिपकर जब नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चुप रहते हैं तो आपकी सारी असलियत और सारी कलई खुल जाती है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, वहां पर फिर से हिंसा भड़की और इस बार रॉकेट से, ड्रोन से, आरपीजी से हमले हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में 12 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, उनसे हथियार छीनने की कोशिश हुई। इंटरनेट लगा हुआ, इंटरनेट बैन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन आपके अंदर ना तो इतना आत्मिक साहस है, ना बल है, ना हौसला है, ना हिम्मत है और ना नियत है कि आप मणिपुर जा सके। यह आपका 100 दिन का फलसफा है। लेकिन कभी कभी सोचती हूं, जब 16 महीने से नहीं गए तो अब आप क्या मणिपुर जाइएगा? आपने मणिपुर को उसके हालात पर, मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, चुनाव के दौरान अपना 100 दिन का एजेंडा पे चर्चा करने वाले, बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, असलियत यह है कि आपकी सारी लफ्फाजी एक जुमला था। असलियत यह है कि आपके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लान है, ना कोई समाधान है समस्याओं का। आप लगातार कुर्सी से चिपकने की लालसा में लिप्त हैं। आप बैसाखियों पर निर्भर हैं। आप A1 और A2 की तिजोरियां भरने के लिए हर तिकड़म करने को लालायित हैं और ऐसे में आप हर एजेंसी का दुरुपयोग करिएगा। आपसे कुछ सवाल हैं। 100 दिन आपके पूरे हुए हैं। 100 दिन की विफलताओं पर आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपके पास 5 साल का कोई विजन है? आप पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबरहुड में आइसोलेटेड है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अर्थव्यवस्था, इनकम इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है? भ्रष्टाचार का झुंझुना आप खूब बजाते हैं। जिनको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं। सेबी और अडानी पर कब बोलिएगा? एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार लताड़ लगाता है। लेकिन कब तक आप इन एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाए रखिएगा और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करिएगा? असलियत यह है मोदी जी कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। आरएसएस से आपके कटु रिश्तों का सच सबके सामने है। बीजेपी में सिर फुटौल और खींचतान सबके सामने है। सरकार दिशाहीन है। आपकी झूठी वाहवाही कुछ चरण चुंबक जरूर कर देते होंगे और आप उसमें खुश हो जाते होंगे, लेकिन इस देश की जमीनी हकीकत से अगर आपके 100 दिन को देखा जाए तो आप बहुत दूर हो चुके हैं। आई विल वेरी ब्रीफली इन अ नटशेल just make a statement in English, and this is about the 100 days of the Modi government. The reality is that the Modi government has failed on every front. It has been a government of U-turns, from lateral entry to the Waqf bill, to the broadcast bill, to indexation, to NPS, which has now been replaced by UPS. This has been a U-turn government. The reality is that Indian Railways has seen its worst phase, 38 rail accidents, 21 deaths. The rail minister of this country calls these small incidents, continues to make reels. The reality is that infrastructure built under you, made under you, has completely collapsed, be it bridges, and these are 56 infrastructure projects that I'm talking about in the last 100 days alone. Be it bridges, roads, statues, airports, everything built under you. From the new parliament that was leaking, to the Ram temple in Ayodhya which was leaking in the Garbhagriha, to the statue of Shivaji, to the Atal Setu, every infrastructure, to the Delhi airport, Jabalpur airport, Rajkot airport, everything seems to have collapsed. And if this is not a proof of corruption, then what is? In the last 100 days, there have been 26 terror strikes in Jammu and Kashmir. 21 of our brave hearts have lost their lives, over 30 of them injured, 15 citizens killed, 47 of them lie injured. Who's responsible for this? Where is the accountability? Is Mr. Modi going to speak about this at all? I don't think so. The reality is there have been 104 cases
of crime against women, 157 women have been at the receiving end of this crime. You speak on Bengal and you must. But why do you not speak on Badlapur? Why do you not speak on Bihar? Why do you not speak on Uttarakhand? Why do you not speak on UP? Why is it that the BJP IT cell members accused of gang rape in IIT BHU are given a hero's reception when they get bail? And this is something I'm quoting from your parliamentary constituency. Let's talk about youth. The NEET paper leak, the many discrepancies found in it. The NEET PG exam was cancelled, UGC NET paper leaked, joint CSR UGC NET cancelled, NCET paper leak, NEET PG pariksha jo radd hui thi. Let's talk about the economy. The reality is you were handed over the rupee at 58 to $1 in 2014. You have taken it down to nearly levels of 84. 100 days back, the rupee was at 82 to $1, despite you pumping in a lot of money to somehow arrest the fall of the rupee is at dangerously close levels of 83.92 when I last checked today. The reality is FDI has consistently fallen. It's down at about 45% from its peaks. The reality is that unemployment is breaking new barriers every day. High prices. People in this country are reeling under high prices, but you clearly don't seem to care. As soon as elections were over, toll prices were increased by 15 rupees, CNG prices shot up, commercial LPG prices shot up, common flour to pulses to milk prices, all of that shot up. You troubled middle class with LTCG, with indexation, and that tells you how much trouble you can create for the middle class. I cannot not speak about the SEBI and the Adani conundrum. India's market regulator finds, and the chief of India's market regulator finds herself in the middle of a huge scandal. All kinds of allegations have been raised. From this very platform, my colleague Pawan Khera has consistently exposed Madhvi Puri Butch, but you do not speak a word. Allegations against Mr. Adani are coming from Switzerland and Kenya, but you do not speak a word. For how long are you going to keep quiet? Allegations of misuse of office, of conflict of interest, of various things has come against India's market regulator. Where is the faith that domestic and foreign investors must have in our markets? I cannot not speak about Ladakh. There is a delegation of people from Ladakh marching from Ladakh to Delhi against the Chinese occupation. They have consistently raised questions on that. They have consistently asked for your attention. What are you now going to do? Are you going to dig roads? Are you going to put cement blocks? Are you going to stop them with tear gas? What are you going to do to these people? And when are you going to speak on Ladakh? And last but not the least, what is your plan for Manipur? Manipur that has been burning for the last 16 months, where violence has erupted again, where internet is banned, where curfew is imposed, where 12 people have lost their lives in the last 2 weeks, where RPG and drones and rockets are now being used for fresh attacks, where security forces are being attacked and attempts are being made to snatch away their weaponry. What are you going to do about Manipur? Will you never go to Manipur, Mr. Prime Minister? It's very clear that you are saddled with various allegations. It's very clear that your relationship with RSS is at an all-time low. It's very clear that there is huge factionalism within the BJP, and all that you're interested in is political survival, come what may. And for that, you are obviously dependent on your allies. For that, you are willing to turn a blind eye to the problems of this country. But questions will be raised about what plan do you have for this nation? How long do you continue? Do you plan to continue to misuse our agencies? What are you going to do about women's security? What are you going to do about unemployment, to rein in prices? There are various issues that face this nation. And on all those fronts, you have miserably failed this country. ये 100 दिन का फलसफा है. हम आपके साथ हर अनेक्शर को, इस पूरी प्रेस रिलीज को, इन सारे प्रतीकात्मक ग्राफिक्स को साझा करेंगे. आपके सवालों का स्वागत है. मैम, आपने 100 दिन की बात की है. इन्हीं 100 के जो अभी पहले अगर इसके बारे में बात कर लें तो मैं अनुग्रह 100 दिन में ही वो 4 दिन भी तो हैं. पहले जो मैंने बात करी उस पर लोगों को पूछने दीजिए, फिर आपसे मैं करूंगी. जी, गिव हिम द माइक प्लीज. जी,
Ma'am, on completion of 100 days of the government sources have said that one nation, one election will be implemented in this term of the Modi government. So what is the Congress's stand on that? You quoted government sources. Here I am, the official spokesperson of the Congress party, laying threadbare the many failures of the Modi government. How long is this government going to survive by leaking selective information? How long is this government going to survive by turning a blind eye to real and actual problems of this nation? How long is this government going to survive by planting information, by releasing these hot air balloons to test waters? The reality is that there is no draft. The reality is that there has been no discussion. The reality is that there are assemblies in progress. The reality is that the government has made no attempt to speak to us. It is absolutely not pragmatic to do this, but the government has had to have a conversation. So the source-based information, that's what this government has survived on. Leak information, source-based, run news channels, news agencies, do reportage through WhatsApp. This nonsense must stop. But that's what continues, and that has continued in the last 100 days. यहां पर मुझसे एक सवाल पूछा गया कि सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन की बात। यह सरकार सूत्रों पर कब तक चलती रहेगी? सरकार के अधिकृत व्यक्ति इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? सरकार कोई ड्राफ्ट क्यों नहीं पेश करती है? सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती है? असलियत यह है कि तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको आप भंग नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि यह शगुफा बार बार छोड़ा जाता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं, बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। जब आप बैसाखियों पर आश्रित होते तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कब तक ये सूत्रों के माध्यम से, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से आप सरकारें चलाते रहेंगे? सवाल इस बात का है। जी मैम, Ma'am, you are asking questions regarding the train accidents which have taken place in the last 100 days. But on the other side, it is Prime Minister Narendra Modi who is going to flag off the Vande Metro, and it is now being renamed as Namo Bharat Rapid Rail. So how do you see this, ma'am? I am all for modernization of rail infrastructure. I am all for bullet trains. I am all for metros, whether they are called Vande Bharat or whatever name you may want to give them. I am all for all of that. But who will answer the question that in the last 100 days, there have been 38 rail accidents and 21 people have lost their lives? I do believe the frequency of rail accidents and the death toll has perhaps made the government insensitive. There are 21 people in this country who have been dead because of negligence of Indian Railways. 21 people died because railway tracks have not been modernized. 21 people died because you kept talking about Kavach, but you did zilch with it. That's the reality. The Prime Minister can keep inaugurating one train after the other, but who's going to be answerable for 21 deaths that happened? Who's going to be answerable for the many derailments that happened on a daily basis? ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन ट्रेन डिरेल ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब हादसा ना हो। 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जवाबदेह कौन है? रेल मंत्री कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। 21 मौतें इस देश में छोटी घटनाएं हैं। 38 रेल एक्सीडेंट छोटी घटनाएं हैं। आप रेल बनाने में व्यस्त है तो आप रेल पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप रेल को सुधारिए, आप कवच लाइए, आप पटरियों का re-energize them, rebuild them. मैं तो कह रही हूं आप बिल्कुल लाइए, वंदे भारत भी लाइए, आप मेट्रो भी लाइए, आप बुलेट ट्रेन भी लाइए, लेकिन जो कॉमन आदमी जो रेल से चलता है, जो गरीब आदमी रेल से चलता है, जो आज अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उनके लिए आप क्या कहिएगा? मैम, आप बात कर रही हैं 100 दिन की, इधर मैम लेफ्ट में आपके, आप बात कर रही हैं 100 दिन के फेल्योर की, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, जैसे आंध्रा को स्पेशल पैकेज दिया गया। आज भी जब गुजरात में है प्रधानमंत्री तो अर्थव्यवस्था की आपने बात करी तो 8,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट्स गुजरात को मिल रहे हैं। तो सरकार ये भी कह रही है कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आंध्रा को इतना बड़ा पैकेज दिया है, क्या कहेंगे आप? गुजरात में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी, बहुत अच्छी बात है। उस स्टैचू ऑफ यूनिटी का जाने का जो रास्ता है ना, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहां गड्ढे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं।
उसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया, उसमें बड़े बड़े गड्ढे और क्रैक हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? मोरबी पुल में बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। गुजरात में संसाधन जा रहे हैं, अच्छी बात है, महाराष्ट्र तो लेकर गए हैं आप, क्यों महाराष्ट्र को आपने ठगा? आज महाराष्ट्र में चुनाव है, आप क्या कि वहां पे क्या बोलिएगा? काश ऐसे प्रोजेक्ट यूपी में भी आते, बिहार में भी आते। कोई बात नहीं, गुजरात में जा रहे हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट यूपी और बिहार में भी लाइएगा। लेकिन आपकी जो तमाम विफलताएं हैं, जिन चीजों में आज सुदर्शन सेतु का मैंने नाम लिया, सड़कों का नाम लिया, पुल का नाम लिया, गुजरात में अहमदाबाद का जो मॉडल है वो दिख रहा है, कारें डूबी हुई है, बारिश नहीं झेल पा रहा है शहर, उसका जवाब दे कौन होगा? मैडम, एक वीडियो वायरल हुआ है, अजीत डोवाल पुतिन से बात कर रहे हैं। नो, आई विल फर्स्ट आंसर क्वेश्चंस ऑन 100 days एंड देन आई विल कम टू यू। मैम, मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा ने एक बुकलेट 36 पेज की छपवाई है, तमाम सांसदों को दिया, कहा कि जाएं अपने क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाएं। वह विशेषज्ञ कहते हैं इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं जो उपलब्धियां के रूप में हो। तमाम विशेषज्ञ कहते हैं 10 साल 100 दिन के बाद भी मोदी सरकार पैसा कुछ नहीं, जनता फिर पूछ रही है कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। तो सवाल किया, यही तो मैंने बोला है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज असलियत यह है कि हरियाणा में चुनाव है और मोदी जी के मंत्री लोगों को तो गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं लोग। आज असलियत यह है कि आपके सांसदों और विधायकों को तो गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बुकलेट लेकर कहां जाएंगे? ये बुकलेट थोड़े दिनों बाद रद्दी के ढेर में उसके बीजेपी के दफ्तर के बाद आपको पड़ी मिलेगी, देख लीजिएगा आप। मैम, एनी अदर क्वेश्चंस ऑन 100 days? हाँ मैम, इन्हीं 100 दिनों में पिछले 4 दिन भी हैं जिसमें पहले तरविंदर मारवा बीजेपी के नेता वो राहुल गांधी को दादी के जैसा हर्ष रोने की बात कहते हैं। रवनीत बिट्टू जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। और आज शिवसेना सिंधे गुट के नेता है, विधायक हैं संजय गायकवाड़, उनका कहना है कि राहुल गांधी की जीभ काट के लाने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की लगातार पिछले 100 दिनों में से 4 दिन में बयानबाजी हुई है और कांग्रेस पार्टी का कोई धरना प्रदर्शन, नाराजगी सिर्फ बयानों में दिख रही है। मैं जो कर सकती हूं वो तो मैं करूंगी, और मेरा काम बयान देना है और यहां पे प्रेस वार्ता करना है और सोशल मीडिया चलाना है। आपने 3 चीजों का जिक्र किया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है, ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संरक्षण प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर,
उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी मैदान में। There are multiple incidents that you and your colleagues have quoted here of absolutely disgusting remarks made against Rahul Gandhi. Who is Rahul Gandhi? He's a 5-term elected MP. He's the leader of the opposition in India's democracy. And how can such statements replete with violence be tolerated? And why must I not say that if members of the BJP and their alliance partners are resorting to these violent statements, then this is happening at the behest of Narendra Modi and Amit Shah. This has your complete political patronage. Why must I not say that you are the one asking them to make these statements? Rahul Gandhi cares 2 hoots about these statements. He is going to do all it takes to raise the voice of the people, to empower people, to talk about unemployment, to talk about high prices, to talk about income inequality, to actually expose you on the Adani scam. He is going to do all it takes to keep this country united. Whether it is walking from Kanyakumari to Kashmir or doing the journey from Manipur to Mumbai. He doesn't care, but we do. And we certainly ask Narendra Modi and Amit Shah that how do these rabid elements make statements like these and get away with it? And the reality also is that some of our turncoats who are making these statements, absolutely shameless, because you have got to prove to the BJP that I have been a turncoat. But guess what? If you couldn't be loyal to us, they're not going to trust you there. Ma'am, the vice. किसी और से करके आपके पास आती हूँ। जी बोलिए। नहीं, दूसरा है मेरा, तो आप ये पूछ लो। ओके मैम, तो इसी में एक सवाल जो विक्रांत जी ने भी पूछा, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग शिवसेना के एमएलए ने जो बयान दिया है उस पर या बिट्टू ने जो बयान दिया है उस पर करेंगे? और कांग्रेस चुप क्यों बैठी है, ये एक सवाल है। कांग्रेस चुप बिल्कुल नहीं बैठी है। बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल इसके खिलाफ केस दर्ज होंगे, बिल्कुल यहां पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ इस बात पर। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी इन नफरती चिंटुओं की बात से बहुत ऊपर है। राहुल गांधी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ये नफरती चिंटू बिलबिलाते हुए क्या कह रहे हैं। इन नफरती चिंटुओं को बीजेपी में बढ़ने का यही एक माध्यम पता है, राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन अब जो बात है वो थोड़ी सी पानी सर के ऊपर चला गया है। अब आप हिंसा की बात कर रहे हैं, और मैं क्यों ना कहूं कि ये हिंसा की बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर उनके संरक्षण में हो रही है, और बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। जी हाँ मैम, इसमें थोड़ा विस्तार से आप प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड आई है सरकार की तरफ से, मोदी 3.0 100 दिन का, उसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण की भी बात की है, मोदी किसान मित्र की बात की है, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की चैंपियन मोदी की बात की है। तो पूरा एक लंबा खाका दिया गया है। तो मैंने भी उतना ही लंबा खाका आपको दिया, आप बाहर चली गई थी, आपने सुना नहीं। बहुत लंबा खाका मैंने भी नहीं, दिया मैंने है। पूरा सुना, फ्लैश भेजा जी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पलटवार किया है महिला सुरक्षा और तमाम मसलों पर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो ज़मीनी हकीकत है नहीं देख रही है? क्योंकि शुरुआत उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, किस तरह से एयरपोर्ट, रेलवे, रोड में बहुत काम हुआ है, और क्या ये सियासी ज़्यादा बयानबाजी है? मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं, और मैं दावे के साथ इस मंच से कहती हूं, आप तो क्या बीजेपी का कोई आ जाए यहां पर और मेरे एक भी तथ्य को डिस्प्यूट कर दे। 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुए हैं 100 दिनों में। चाहे वो इस देश का संसद, और वो आपने अपनी आंखों से देखा है कैसे वो टपक रहा था और कैसे बाल्टी में पानी चू रहा था। चाहे वो श्री राम मंदिर का गर्भगृह हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो जो 8 महीने में ही ध्वस्त हो गई, चाहे वो सुदर्शन सेतु हो, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर जाने वाले रास्ते हो, तमाम ब्रिज हो, तमाम पुलिया हो, तमाम सड़कें हो जो कोलैप्स हो चुकी हैं।
इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हमने कभी देखा नहीं है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सस्ता, घटिया, भ्रष्टाचार से बनाया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जबलपुर और राजकोट की कैनोपी और छतें और हिस्से ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्तों से बने हुए हों। तो नरेंद्र मोदी अपने 36 पन्ने या जितने भी पन्ने आपने कहे, 36 पन्ने जितने भी आपने कहे, उसमें कितना भी झूठ परोस लें, इन 56 चीजों का जवाब दे देना। बड़े ताशेबाजे के साथ आपने संसद का इनॉग्रेशन किया था, वो संसद चू रही है। हजारों करोड़ आपका पैसा लगा है इसमें, मेरा पैसा लगा है इसमें टैक्स पेयर्स मनी लगा है, इसमें जीएसटी में जो गरीब आदमी आटे दही पर जीएसटी दे रहा है वो भी लगा है। यह आपका जवाब है इन सब चीजों पर? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछा, आपने महिला सुरक्षा पर पूछा। 107 से ज्यादा जघन्य अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। अपराध छोड़ दीजिए, 157 से ज्यादा पीड़िताएं हैं। मैं आपको 4 दिन पहले की सवाल पूछती हूं, आपकी पार्टी का सदस्य, आपके सांसद के पिता, नाक रगड़ के आपको उसके बेटे को देना पड़ा टिकट। ब्रजभूषण सिंह विनेश फोगाट के खिलाफ ना सिर्फ जहर उगलता है बल्कि उसका चरित्र हनन करता है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हर टीवी प्लेटफॉर्म उसको माध्यम दे रहा है ये बकवास करने का, और नरेंद्र मोदी उसको अपनी पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। यह है आपकी महिला सुरक्षा की असलियत। यह है असलियत कि 500 लोग जब बदलापुर में सड़क पे उतरते हैं तब नाबालिग बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हुआ उसकी एफआईआर दर्ज होती है, और आप केस बना देते हैं 500 लोगों के खिलाफ, उनको जेल में डाल देते हैं। यह असलियत है। आप बिहार पे, आप उत्तराखंड पर, आप हर उस राज्य पे चुप रहिएगा जहां पर आप शासन में। बिल्कुल बंगाल पर आक्रोशित होइए। हमने बंगाल पे भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी किया। आपको बदलापुर पर सांप क्यों सूंघ गया? आप बात कर रही हैं यहां पर ओबीसी और दलितों की, क्यों लैटरल एंट्री आप लाए जिसने आरक्षण के हर प्रावधान के तार तार कर दिए, ताक पर रख दिया आरक्षण। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। 36 पन्नों का वो जबानी जमा खर्च, वो लफ्फाजी, वो जुमलों का पुलिंदा लोग पढ़कर कूड़ेदान में डाल देंगे। जी सॉरी, आपका सवाल था, माइक ले लीजिए। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एनएसए अजीत डोवाल जी पुतिन से बात कर रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन के अध्यक्ष है जेलेंस्की, उनका जो पीएमजी से बातचीत हुई उसका ब्यौरा वो दे रहे हैं। क्या ये सही है? सही नहीं है तो कांग्रेस की अधिकृत प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, इसका पुष्टि मैं कैसे कर सकती हूँ? इसकी पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करे, एनएसए का ऑफिस करे, प्रधानमंत्री कार्यालय करे। मैं इसकी पुष्टि क्यों करूंगी? वो कुर्सी की एज पर बैठे हैं, कुर्सी से बिल्कुल खड़े हैं, गिरने वाले हैं, वो जेलेंस्की की बातें बता रहे हैं, वो बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शायद बिल्कुल एज, मैंने वो तस्वीर देखी है, अब वो सही है गलत है क्या है इसकी पुष्टि तो विदेश मंत्रालय करेगा। मुझे थोड़ी चिंता हुई कि वो अगर थोड़ा सा और सरक जाते तो गिर जाते। इस बात की मुझे चिंता हुई कि देश का सुरक्षा सलाहकार ऐसी एज ऑफ द सीट पर था कि वो अगर जरा सा लेश मात्र भी इधर उधर होते तो वो शायद गिर सकते थे। ऐसी क्या, इतना क्या डरना है? ये संप्रभु देश है, और संप्रभुता का एक पैमाना ये भी है कि आप किससे मिलिए, क्या करिए, ये आपको देश के सदन को, देश के विपक्ष को देश में बताना जरूरी है। दूसरे को जाके ब्यौरा क्यों दिया जा रहा है? लेकिन मैं अपना जो टिप्पणी है इस पर इसलिए रिजर्व रखूंगी क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इन प्रतिक्रियाओं का जवाब इस देश के विदेश मंत्रालय को, पीएमओ को जरूर देना चाहिए। देखकर यह दुख हुआ कि हिंदुस्तान जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीना तान के बैठता था दुनिया के सामने, हिंदुस्तान में जहां पर ऐसी प्रधानमंत्री हुई कि अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला, वहां के सूचना सलाहकार ऐसी सीट की एज पर बैठे थे कि बेचारे गिर जाते। Ma'am, since the US visit of Rahul Gandhi, Vice President Jagdeep Dhankar is repeatedly attacking him, saying that the remarks reflect an anti-constitutional mindset. So how does the Congress look at his attacks and his criticism? I think you've got it wrong. I think Jagdeep Dhankar is criticizing a leader for defaming the country overseas. He means Mr. Modi. I think he's showing a mirror to Mr. Modi.
मिस्टर मोदी हु वेंट टू चाइना एंड सेड 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में पैदा होते थे वो अपने भाग्य को कोसते थे। दक्षिण कोरिया में जाकर यही बोला, कनाडा में जाकर ये बोला, अमेरिका में जाकर बोला, ब्रिटेन में जाकर बोला। वो उनको दिखा रहे हैं। लास्ट चेक्ड उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बाईपार्टिजन है, वो किसी दल को बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन कान बंद करके अगर आप इस देश के उपराष्ट्रपति को सुनिए तो आपको क्या लगता है? इस बात का ज्यादा अच्छा जवाब तो आप दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच से मैं कुछ कहूंगी तो थोड़ा अमर्यादित हो जाएगा, थोड़ा वो परेशान हो जाएंगे, थोड़ा मेरे लीडर्स को बुला बुला के मेरे ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाने लगेंगे। और कोई सवाल? धन्यवाद।